हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी एआईबी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, जिसको हम शॉर्ट में एडीआर बोलते हैं, एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के बारे में। ठीक है, एंड हम क्वेश्चंस लगाएंगे जून 2026 में जो आए थे वो। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एआईबी पीवाईक्यू सीरीज में हम टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यूज उसके फ्रॉम 2014 टू द लेटेस्ट पेपर। जो भी आपका लेटेस्ट पेपर हुआ है वो अभी के लिए द लेटेस्ट पेपर इज जून 2026 का पेपर। आप चैनल पे जाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट की ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगी। अभी हम एडीआर की अगर बात करें तो आपको इस तरह से पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये AIB 20 का पेपर था। आज हम जो कर रहे हैं वो AIB 21 का पेपर है, और वो वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा। कमिंग टू द टॉपिक, एडीआर से देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं। एडीआर से हर बार 4 कुछ सवाल आते हैं। बहुत कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक है ये। 4 क्वेश्चंस इज अ गुड नंबर। ठीक है, इसको आप एग्जैक्टली मेजर लॉ में भी नहीं बोल सकते कि 8-10 सवाल आते हैं, और माइनर भी नहीं बोल सकते कि 2 सवाल। 4 सवाल इज अ वेरी बैलेंस स्पेस, एंड कंपैरेटिवली बहुत आसान सवाल आते हैं। छोटा बेयर एक्ट होता है। ठीक है, इसमें जो मेन बेयर एक्ट यूज होता है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ठीक है, आपको डोमिनेंटली करना क्या है, एक तो सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, एंड इसके बेराक को अच्छे से पढ़ना है। इतना कर लोगे यू आर डिसेंटली गुड टू गो। क्योंकि अगर कुछ छोटे मोटे ऑफ बीट टॉपिक होते भी हैं कि कुछ जो बेराक के बियॉन्ड का बाय चांस होता है, कोई केस लॉज होते हैं कुछ, तो वो डोमिनेंटली पीवाईक्यूज में कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बेराक की रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में बेराक को रिवाइज करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ और ये जो पुराने हैं पीवाईक्यू सबकी पीडीएफ आपको वहां पे ऑलरेडी मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाय द वे, दिस इज सेट बी ऑफ AIB 21 पेपर, जस्ट इन केस कोई अपना पेपर चेक कर रहा हो इसलिए। ठीक है, पहला, judicial intervention in arbitration proceeding is limited under section 5 of the Arbitration and Conciliation Act. In which of the following situation may a court intervene? नॉर्मली सेक्शन 5 जो है क्लियरली लिखा है यहाँ पे। देखो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं ये भी समझाती जा रही हूँ। जब आपको पेपर में आएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं आता वहां पे, राइट, तो आपको ये क्वेश्चन सामने आया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट देख के आप समझ गए कि कौन सी बेर एक्ट उठानी है। ठीक है, सेक्शन नंबर भी दिया है तो आपको सेक्शन भी पता चल गया। अब आप देख लो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके लिए। अब पूछा क्या है ये ध्यान देखो। जुडिशियल इंटरवेंशन किसी भी आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें लिमिटेड होता है। कहाँ? सेक्शन 5 के अंडर। ठीक है, किस सिचुएशन में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है यही पूछा है। बहुत आसान सवाल है कि नॉर्मली सेक्शन 5 में, अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 5, जुडिशियल इंटरवेंशन लिमिटेड होता है। किस कंडीशन में कर सकते हैं यही पूछा है। ऑप्शन ए, when procedural irregularity is alleged without specific provision under the act, की कोई ऐसा एलिगेशन है कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द कोर्ट कंसिडर्स द अवार्ड अनजस्ट ऑन फैक्ट्स, की फैक्ट्स के बेसिस पे जो भी अवार्ड, मतलब जो फाइनली, जब नॉर्मली कोर्ट देता है तो हम जजमेंट बोलते हैं, बट जब आर्बिट्रल वाले देते हैं तो उसे अवार्ड बोला जाता है इनमें। ठीक है, वो जब हम बेर एक्ट पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो वो अनजस्ट है। ऑप्शन सी, व्हेन द एक्ट एक्सप्रेसली परमिट सच इंटरवेंशन, जहां पे ये जो एडीआर, कब मैं एडीआर एक्ट बोल रही हूँ आप समझ जाओगे कि मैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की बात कर रही हूँ, जहां पे एडीआर एक्ट क्लियरली बोलता हो कि आप यहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं, एक्सप्रेसली यानी खुल के लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन करेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी, व्हेन बोथ पार्टीज रिक्वेस्ट सुपरविजन ऑफ प्रोसीडिंग, कि जब दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट करें। इन शॉर्ट, अगर आपको नहीं पता आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्या होती है, कि दो लोगों के बीच में सुलह कराने वाली कॉन्वर्सेशन, शॉर्ट में बता रही हूँ। इसके कई तरीके होते हैं, मीडिएशन होता है, बहुत चीजें होती हैं, वो हम बेर एक्ट के टाइम करेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज सी, व्हेन द एक्ट एक्सप्रेसली परमिट सच इंटरवेंशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेक्शन 5 जाके खोल के देखोगे। एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन क्लियरली लिखा है कि नहीं करेगा, notwithstanding anything contained in any other law for the time being, in matters governed by this part, no judicial authority shall intervene। ये बात तो मैं क्वेश्चन में बताई थी। एक्सेप्ट कब कर सकते हैं? वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, यानी अगर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है तो फिर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, where the parties have not agreed on the place of arbitration, the arbitral tribunal shall determine it having regard to। एक्ट का नाम दे दिया, सेक्शन बता दिया, नाउ यू नो वेयर टू गो। पॉज करो, जाके उस सेक्शन को खोलो, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। वाइल डूइंग क्वेश्चंस प्लीज अपनी बुक साथ लेके बैठो और क्वेश्चंस पॉज करके लगाने की कोशिश करो। ठीक है, एक्ट दिया है, सेक्शन दिया है, क्या है? जहां पे पार्टीज एग्री ना कर पा रही हो कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कौन सी होगी, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है शैल डिटरमाइन इट, कैसे डिटरमाइन करेगा? विद रिगार्ड टू, ऑप्शन ए,
सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, केस के क्या सर्कमस्टांसेस हैं और पार्टीज की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ऑप्शन बी, लोकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन सी, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। ऑप्शन डी, प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड। इसका करेक्ट आंसर इज ए, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज। सिंपल सा एक्ट बता दिया, सेक्शन बता दिया, उसको जाके देखोगे तो क्लियरली लिखा है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, बेयर एक्ट अटैच है, पॉज करके पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द लाइट ऑफ द एक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, क्या सही है ये पूछा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, देखो पढ़ो। अ डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या डिस्प्यूट है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब कितने एरिया में, कौन सी टेरिटरी में उसका कहाँ कितना हक बनता है, ठीक है, उसको लेके डिस्प्यूट उठता है। स्टेटमेंट वन, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे रूल ऑन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ओके। Statement 2. A plea that the tribunal lacks jurisdiction shall be raised not later than the submission of the statement of defense unless the arbitral tribunal permits a later plea. अब एक चीज समझो, इसमें आपको बैराक बता दिया बट सेक्शन नहीं बताया है, तो अभी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपने बैराक ठीक से नहीं पढ़ी है। हमें कहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर डिस्प्यूट उठा। पहला स्टेटमेंट कहता है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो अपने खुद के ज्यूरिसडिक्शन पे रूल करेगा, ठीक है, इट मे रूल ऑन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अ प्ली दैट द ट्रिब्यूनल लैक्स ज्यूरिसडिक्शन, आप इसे रेस कर सकते हो, ऐसी प्ली को आप रेस कर सकते हो कि इस ट्रिब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन तो बनता ही नहीं है इसको हैंडल करने का, नॉट लेटर देन द सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस स्टेटमेंट दे उससे पहले, ठीक है, अनलेस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद उस लेटर प्ली को एक्सेप्ट कर ले। दोनों सही है, पहला सही है, दोनों गलत है, या दूसरा सही है? आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इंडेक्स देखते हो ना, चैप्टर 4 का नाम है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडेक्स देखोगे क्योंकि इसमें सेक्शन नहीं मेंशन था, तो आप सबसे पहले इंडेक्स देखते हो कौन से एरिया में जाना है किताब के, क्योंकि पूरी किताब नहीं छानते फिरोगे, राइट। इंडेक्स देख के समझ में आएगा मुझे चैप्टर 4 में जाना है, और सेक्शन देखोगे सेक्शन 16, कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ध्यान दो ज्यूरिसडिक्शन पे ही क्वेश्चन है, और यहाँ क्लियरली लिखा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे रूल ऑन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट तो सही है, तो बोथ ट्रू सही हो सकता है या ओनली वन, ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो गए, ठीक। आगे पढ़ोगे तो लिखा है अ प्ली दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन शैल बी रेज्ड नॉट लेटर देन द सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है देखो वही दिया हुआ है, ठीक है। और कब एडमिट कर सकते हैं, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद उसको अलाउ कर दे कि डिले जस्टिफाइड था, चलो हमने मान लिया, तो दोनों दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सब क्लॉज बी ऑफ द एक्ट where the respondent fails to submit a statement of defense without sufficient cause, arbitral tribunal shall। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, एक्ट का नाम दिया है, सेक्शन दिया है, सेक्शन में भी सब क्लॉज भी दिया है कि आपको 25 बी को ही जाके देखना है सिंपली, ठीक है। वेयर द रेस्पॉन्डेंट फेल्स टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, वो अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस टाइम से सबमिट नहीं करता है विदाउट सफिशिएंट कॉज, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑप्शन ए, कंटिन्यू द प्रोसीडिंग विदाउट ट्रीटिंग सच फेलियर एज एडमिशन, कि अपनी प्रोसीडिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, कि आपने फेलियर नहीं, फेलियर है आपका, आपने डिफेंस अपना सबमिट नहीं किया है, तो हम इसको एडमिशन ही मान लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, ट्रीट द क्लेमेंट्स एलिगेशन एज एडमिटेड, कि जो इल्जाम लगे थे क्योंकि सामने वाला अपना डिफेंस टाइम से सबमिट नहीं कर पाया बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, तो हम मान लेंगे कि इल्जाम सही थे, ठीक है। ऑप्शन सी, प्रोसीड टू डिसाइड द डिस्प्यूट ट्रीटिंग द क्लेमेंट्स केस एज अनकॉन्ट्रोवर्टेड, फिर भी डिसाइड करने पे आगे डिस्प्यूट को बढ़ जाओगे एज अनकॉन्ट्रोवर्टेड, कि सामने वाले ने कुछ कॉन्ट्रवेन नहीं किया है। या फिर ऑप्शन डी, टर्मिनेट द प्रोसीडिंग। थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचो आंसर क्या हो सकता है। आंसर इज ए, कंटिन्यू द प्रोसीडिंग विदाउट ट्रीटिंग सच फेलियर एज एडमिशन। सेक्शन 25 सब क्लॉज बी में जाओ, सिंपली पढ़ोगे, सेक्शन 25 डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी की बात करता है, बी में लिखा है, देखो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, यानी जब तक पहले से पार्टीज ने ऐसा अग्रीमेंट कर ना रखा हो तब क्या होगा, वेयर विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज द रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग without treating that failure in itself as admission of the allegations of the claimant, and shall have the discretion to treat the right of the respondent to file such statement of defense as has been forfeited। तो सिंपल सी बात की कि अगर रिस्पोंडेंट बिना कोई सफिशिएंट कॉज के फेल कर जाता है इन कम्युनिकेटिंग अपना डिफेंस का स्टेटमेंट, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग्स को विदाउट ट्रीटिंग द फेलियर इन इटसेल्फ एज एडमिशन,
ऐसा नहीं मान लेगा कि आपने मतलब टाइम से सबमिट नहीं किया सफिशिएंट कॉस्ट के साथ तो हम उसे एडमिशन मान लें, ऐसा नहीं समझेगा वो। बस आगे अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा। तो क्लियरली आंसर देखो आपको मिल गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ज्यादा तो देखो कि एडीआर से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आसान से 4 सवाल होते हैं, इजिली कर सकते हो, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। Before ending the lecture, I want to share this with you that I am coming up with my own mentorship program this time. मैं 20 बच्चों को सेलेक्ट कर रही हूँ जिन्हें मैं पर्सनली मेंटोर करूंगी फॉर AIB 22। ठीक है। इसमें आपको देखो रिसोर्सेज तो चैनल पे फ्री मिल रहे हैं, कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, डेली अकाउंटेबिलिटी होगी, आप डेली मुझे अपडेट करोगे आपने कितना पढ़ा क्या पढ़ा, मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी, आई कीप अ चेक कि आप कैसे पढ़ रहे हो, इट्स जस्ट लाइक योर स्कूल डेज, ठीक है। आपके रूटीन के बेसिस पे आपको एक पर्सनलाइज प्लान भी मिलेगा, वीकली या 10 दिन में डाउट सेशंस होंगे, आपके पढ़ाई के डाउट है, कुछ और डाउट है, एग्जाम रिलेटेड है, एनीथिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू। इसमें एक टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है जिसमें हम 5 फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट से लेके हर चीज की प्रैक्टिस भी हो सके और उसका डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा, एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हम स्टार्ट टू एंड प्रिपेयर करेंगे कि आप हर हाल में पेपर क्लियर कर सको। पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए द कॉस्ट इज 1499 एंड फॉर द नेक्स्ट 10 इट इज 1999। दिस इज फिलिंग वेरी फास्ट, सो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो। यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एनीवेयर to contact for this or drop a comment on this video. Officially we start on 10th August, but even if you're watching this late you can join me anytime, ठीक है। अगर सीट्स खाली होंगे तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आई विल टेक यू इन। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले जो अपडेट्स हैं, ऐसे और जो लेक्चर्स हैं और जो हम बेयर एक्ट सीरीज करेंगे सबकी आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।